सिया अपनी नज़रें झुकाकर बस कनिका की बातें सुन रही थी, क्योंकि अगर वो नज़र भी उठाती तो उसकी आंखों से आंसू बह जाते। कनिका वापस दरवाजे की तरफ घूमी और जाते जाते मन ही मन बोली, ओ गॉड, यू आर ए रियल लाइफ। कहकर उसने गहरी सांस ली और फिर साथिर मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ बोली, क्या करूं? कनिका नाम है मेरा और आग लगाना मेरा काम। मुझसे जो टकराएगा उसे बर्बाद तो होना ही पड़ेगा। और करण सिंघानिया, कनिका तुम्हें सिर्फ बर्बाद नहीं करेगी, पूरी तरह तबाह करेगी, क्योंकि बर्बादी और तबाही का दूसरा नाम है कनिका। कनिका अपनी बात कह वहां से जा चुकी थी, लेकिन अब सिया अपने कदम भी नहीं हिला पा रही थी। उसकी आंखों के सामने वो पिक्चर्स और वीडियो अभी भी घूम रही थी। उसकी आंखों में बेहिसाब नमी थी। उसने नजरें उठाकर सामने की तरफ देखा तो आंखों से आंसू छलक आए। तभी सुकून उसके पैरों से आकर लिपट गई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ सिया, तुम रो क्यों रही हो? उसकी बात सुनकर सिया ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और उसे अपनी गोद में उठाकर बोली, नहीं बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अगर तुमने अपना दूध फिनिश नहीं किया तो मुझे रोना आ जाएगा। ओहो, तुम भी बुद्धू हो सिया, इतनी सी बात पर कोई रोता है क्या? अगर तुम ऐसे करोगी तो मैं एक गिलास नहीं 10 गिलास दूध पी सकती हूँ। कहते हुए सुकून ने पाउट बनाया। सिया उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और फिर उसे लेकर टेबल की तरफ बढ़ गई, जहां पर उसने दूध का गिलास रखा था। भले ही वो चल रही थी और सुकून से बातें कर रही थी, लेकिन उसका दिमाग कनिका की बातों पर ही अटका हुआ था। तभी मेन गेट से करण की गाड़ी अंदर आई और पार्किंग एरिया में आकर पार्क हुई। करण की गाड़ी देखते ही सुकून सिया की गोद से उतर गई और जल्दी से गाड़ी की तरफ भाग गई। सिया ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक सामने से करण ने गाड़ी में से निकलकर पहले ही उसे अपनी गोद में उठा लिया था। सुकून उसके चेहरे को अपने छोटे छोटे हाथों में थामकर बोली, आप कहाँ थे पापा? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। कल रात आप घर भी नहीं आए। आपको पता है सिया ने आपका कितना इंतजार किया? उसकी बातें सुनकर करण ने नजर उठाकर सिया की तरफ देखा, जिसने अब अपनी नजरें झुका ली थी। करण चलते हुए सिया के करीब आ चुका था। उसने एकदम एक्सप्रेशन लेस होकर उसने सिया की तरफ देखा और बोला, किसी को मेरा इंतजार करने के लिए बोला नहीं है मैंने, और कोई फिर भी मेरा इंतजार करता है तो वो उसकी बेवकूफ़ी है, मेरी प्रॉब्लम नहीं। कहकर वो सुकून को अपनी गोद में उठाई अंदर की तरफ चला गया और उसके एक जवाब ने ही सिया के कई सवालों का जवाब दे दिया था। वो भी उन दोनों के पीछे पीछे अंदर आई। सानिया जी जो हॉल में बैठी हुई थी वो करण की तरफ देखते हुए बोली, कल रात तुम घर नहीं आए? लेकिन वो अभी बोल ही रही थी और करण सुकून को अपनी गोद में लेकर ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ चुका था। सानिया जी बस उसे जाते देखती रह गईं। उन्होंने सिया की तरफ देखा और बोली, जाओ तुम रूम में जाओ, करण को तुम्हारी ज़रूरत होगी। उनकी बात सुनकर सिया ने अपना सर हाँ में हिलाया और सीढ़ियों की तरफ चली गई। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, आखिर यह सब हो क्या रहा है। कनिका करण की एक्स वाइफ है तो उसे अच्छे से जानती भी होगी, और वो पिक्चर्स और वीडियो झूठ बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। और ऊपर से करण की पूरी रात घर नहीं आना शक की कोई गुंजाइश छोड़ ही नहीं रहा था। वो सब सोचते हुए वो रूम तक आई। सुकून रूम से बाहर निकलते हुए बोली, मैं अभी थोड़ी देर में आई। कहते हुए वो वहां से भागकर चली गई। सिया रूम के अंदर आई और आते ही उसकी आंखें एक बार फिर से झुक गईं, क्योंकि करण ने रूम में आते ही अपनी शर्ट उतार दी थी। करण ने एक नज़र भी उठाकर उसे नहीं देखा और सीधा बाथरूम चला गया। सिया ने कपबोर्ड में से उसके लिए कपड़े निकाले और सामने ड्रेसिंग टेबल पर रख दिए। कुछ देर बाद करण बाथरूम से बाहर आया और कपबोर्ड की तरफ बढ़ गया। सिया उसे कपबोर्ड की तरफ जाते हुए देख बोली, आपके कपड़े निकाल दिए मैंने। करण बिना उसकी तरफ देखे ही बोला, मैंने तुमसे कहा नहीं मेरे कपड़े निकालने को, और मेरा कोई काम करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। मुझसे और मेरी चीज़ों से दूर रहो। उसकी बात सुनकर सिया जो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी वो उसके सामने आई और बोली, क्यों क्यों दूर रहूं मैं आपसे और आपकी चीज़ों से? आखिर आपको प्रॉब्लम क्या है? करण उसके यूं सामने आने से अभी उसे देख ही रहा था, लेकिन अब उसने उसे नज़रअंदाज किया और आगे बढ़ते हुए बोला, मेरी प्रॉब्लम तुम हो। तुम मेरी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाओ, प्रॉब्लम खुद ब खुद चली जाएगी। उसका जवाब सुनकर सिया को अपने अंदर कुछ छुपता हुआ महसूस हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने होठों को हल्का सा भींचते हुए उस तकलीफ को अपने अंदर ही जब्त किया और वापस करण की तरफ घूमकर बोली, तो आपने मुझसे शादी क्यों की? करण खींचकर बोला, एक ही बात का जवाब तुम्हें बार बार दूं क्या?
मेरी प्रिंसेस को तुम पसंद हो, वो तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, इसलिए मैं तुमसे शादी कर तुम्हें इस घर में ले आया। और अगर कभी सुकून को मैं फिर से नापसंद हो गई या कोई और पसंद आ गई तो? सिया ने भर्राए गले से पूछा। करण अपने बात रोक गई, नोट खोलते हुए बोला, तो जवाब बहुत सिंपल है। जैसे तुम इस घर में आई हो वैसे ही इस घर से बाहर चली जाओगी। अब सिया और बर्दाश्त ना कर सकी और एक बार फिर से उसके सामने आकर खड़ी हो गई तो करण के हाथ रुक गए। उसने सवालिया नजरों से उसे देखा। सिया की आंखों में आंसू साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसे इन आंसुओं से कोई मतलब नहीं था। सिया धीमे से बोली, क्या आपके लिए ये सब इतना आसान है? अगर मैं पसंद हूँ तो मैं इस घर में हूँ, और नहीं तो मैं इस घर से बाहर चली जाऊंगी। क्या मैं आपके लिए एक इंसान नहीं, एक चीज हूँ जिसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे? करण बुरी तरह से चिढ़ गया और बोला, ओह हेलो, प्लीज ये इमोशनल ड्रामा बंद करो। तुम्हारे इस इमोशनल ड्रामा में मैं नहीं आने वाला। ये किसी और को दिखाना। तुम्हें जबरदस्ती यहाँ पर बांध कर नहीं लेकर आया। तुम्हारी मर्जी शामिल थी और तुम्हें बताया गया था कि यह शादी सुकून की वजह से हो रही है। अब इस तरह का ड्रामा करके साबित क्या करना चाहती हो? कि मैं तुम्हें टॉर्चर कर रहा हूँ? ओह यू लिटिल कैट, तुम्हारे इस ड्रामे से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ड्रामा देखने की बहुत पुरानी आदत है मुझे। कहते हुए वो वहां से जाने लगा। सिया ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका, और इसमें सिया का हाथ भी बुरी तरह से कांप भी रहा था। उसने हिम्मत कर उसका हाथ पकड़ तो लिया, लेकिन अब उसे अपना ही हाथ भारी होता हुआ महसूस हो रहा था। भाई करण ने गुस्से से अपने हाथ की तरफ देखा, और अगले ही पल उसने सिया का हाथ कसकर पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। वो उसके ऊपर आकर गिरी, लेकिन करण ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे संभाल लिया था। सिया की धड़कन तेजी से बढ़ गई और सांसें भी गहरी हो गईं। करण गुस्से से कांपते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छूने की? सिया उसकी आंखों में देखते हुए बोली, क्या मेरा छूना आपको इतना बुरा लगा? आइंदा गलती से भी ये कोशिश दोबारा मत करना, वरना हाथ तोड़कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। कहते वक्त उसकी आंखों में बेहिसाब गुस्सा था, और उसके हाथ भी सिया की पीठ पर बहुत ज्यादा कसे हुए थे। सिया की आंखों में आंसू एक बार फिर से आ गए, और वो रोते हुए बोली, क्या सच में मेरा छूना आपको इतना बुरा लगा? उसका सवाल सुनकर अब करण ने उस पर से अपने हाथ हटा लिए और बोला, सच बोल चुका हूँ, दोबारा एक ही बात बार बार दोहराऊं ऐसी आदत नहीं है करण सिंघानिया की। कहकर वो वापस कपबोर्ड की तरफ जाने लगा। सिया ने हल्का सा अपना चेहरा झुका लिया और अपनी जगह पर खड़ी बोली, तो इसलिए आप दूसरी लड़कियों के पास जाते हैं, उनके साथ रात बिताते हैं? उसका सवाल सुनकर करण ने पलटकर उसकी तरफ देखा, और उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। वो वापस सिया की तरफ आया और उसकी कमर पर अपने हाथ रखकर उसे पीछे की तरफ लेकर जाना शुरू कर दिया। सिया एकदम सहम गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो चुकी थीं, और एक झटके से उसकी पीठ आकर दीवार से लगी। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं, और करण अभी भी गुस्से से उसे घूरता हुआ उस पर झुका हुआ था। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, बोलने से पहले सोच लिया करो सामने कौन है। सिया भी उसकी आंखों में देखी हुई बोली, सच है ना ये? कल रात आप बोलते बोलते वो चुप हो गई थी और आंखें ही अपना सवाल पूरा कर गई थी। करण भी गुस्से से बोला, तुम्हारी औकात नहीं है इतनी कि करण सिंघानिया क्या करता है, कहाँ जाता है और किससे मिलता है, इन सब के बारे में जानो। इस कमरे में बेशक जगह मिली है तुम्हें, लेकिन मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश भी मत करना, वरना। कल रात आप किसी के साथ थे? सिया ने एक बार फिर से सवाल किया। उसे बस अपने सवाल का साफ सीधा स्पष्ट जवाब चाहिए था, और उसका सवाल सुनकर अब करण के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो उसके ऊपर से हटा और फिर उसे देखकर मुस्कुराते बोला, कल की रात क्या, आगे आने वाली हर रात हर दिन मेरा किसी के साथ होगा। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? उसका जवाब सुनकर सिया को अपना दिल टूटा हुआ महसूस हुआ। वो बस एकटक उसे देखती रही। अब शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। जब करण ने खुद ही अपने मुंह से सारी बातें कबूल ली थी कि वो कल रात किसी के साथ था, और आगे आने वाले वक्त में भी वो इसी तरह रहने वाला है, तो अब सिया के पास ना बोलने को कुछ था और ना ही कुछ पूछने को। उसकी आंखों से आंसू बहे और उसने उन्हें साफ कर लिया। सिर्फ 4 दिन हुए थे उसकी शादी को, और 4 दिन में ही उसकी शादी टूट चुकी थी। वो शादी जिसके साथ उसकी ना जाने कितनी ख्वाहिशें जुड़ी थी, जो कि हर एक लड़की सोचती है अपनी शादी को लेकर। सिया भी बिल्कुल सिंपल सी लड़की थी। उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशें और छोटी छोटी खुशियां थी, और उनमें वो खुश थी।
करण से उसे ज्यादा उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन अब जो बात उसके सामने आई थी उसके बाद तो हर एक उम्मीद पूरी तरह से टूट चुकी थी। करण ने अपने कपबोर्ड में से अपने कपड़े लिए और फिर चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में चला गया। कुछ देर बाद वो कपड़े पहनकर बाहर आया और ड्रेसिंग के सामने खड़ा होकर तैयार होने लगा। उसे ऑफिस जाना था। तभी उसने महसूस किया कि सिया ने कपड़े बदल लिए हैं और अब उसने एक बहुत ही सिंपल सा सूट पहना हुआ है और साथ ही वो एक सूटकेस भी पैक कर रही है। करण की नज़र तिरछी हो गई। वो उसकी तरफ आया और उसे देखते हुए बोला, तुम जानती हो तुम कहाँ हो? करण की आवाज़ सुनकर सिया ने ऊपर की तरफ अपना चेहरा उठाकर देखा। उसका सारा ध्यान अपना सूटकेस पैक करने में था। उसने करण को एक नज़र देखा और फिर उसे इग्नोर कर अपना सूटकेस दोबारा पैक करने लगी। करण के चेहरे के भाव सख्त हो गए। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन तुम्हें इतना बता दूं कि तुम करण सिंघानिया के घर में हो, जहाँ के नौकर भी स्टैंडर्ड के कपड़े पहनते हैं और तुमने जो पहना है वो स्टैंडर्ड तो छोड़ो, भिखारी से भी गया गुजरा है। बेहतर होगा वो कपड़े पहनो जो तुम्हें इस घर में मिले हैं, ना कि अपने आश्रम वाले। उसकी बात सुनकर अब सिया ने दोबारा उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे देखती रही। उसकी आंखों में हल्की हल्की नमी थी। जब उसने कुछ नहीं कहा तो करण एक बार फिर से बोला, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? उठो और कपड़े बदलो। मैं नहीं चाहता किसी के सामने तुम इन कपड़ों में जाओ, क्योंकि तुम्हारी इज्जत का तो पता नहीं, लेकिन करण सिंघानिया का एक स्टैंडर्ड है और उसकी बीवी ऐसे लो क्लास कपड़े पहने। करण सिंघानिया बर्दाश्त। अभी वो बोल ही रहा था कि सिया अपनी जगह से खड़ी हुई और उसे देखते हुए बोली, क्या कहा आपने? करण तिरछी नजरों से उसे देखते हुए बोला, तुमने सुना नहीं या तुम ड्रामा कर रही हो? सिया हल्का सा मुस्कुराई और बोली, नहीं, मैं दोबारा सुनना चाहती हूँ कि आपने मुझे क्या कहा। मेरे पास इतना वक्त नहीं जो मैं तुम पर बर्बाद करता फिरूं। मैंने तुमसे सिर्फ इतना कहा है कि अपनी लो क्लास छोड़कर कर सिंघानिया की बीवी बीबी सिया हैरानगी से बोली। करण सवालिया नजरों से उसे देखने लगा। सिया फिर से मुस्कुराई और बोली, आपने मेरे लिए बीबी शब्द का इस्तेमाल किया। क्यों? मुझे नहीं लगता आपको इस शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। करण सर्द लहजे में बोला, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। साफ साफ कहो, कहना क्या चाहती हो? सिया भर्राए गले के साथ बोली, कुछ लाग लपेट तो वैसे भी नहीं रह गई। हर एक चीज साफ हो चुकी है। मैंने आपसे एक सवाल पूछा और आपने मुझे उसका बहुत बेहतर जवाब दिया। उसके बाद कोई शक की गुंजाइश तो रही नहीं गई। वाट एवर, तुम्हारी बकवास सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। कहते हुए करण वहां से जाने लगा। सिया उसे जाते देख बोली, आज से मैं आपकी बीवी नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर कर्ण के कदम रुक गए और उसने पलटकर उसकी तरफ देखा। सिया उसके पास आई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं नहीं जानती पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि इस रिश्ते से पवित्र कुछ नहीं होता। एक लड़का और एक लड़की शादी से पहले कुछ भी करें, लेकिन शादी के बाद उनकी पूरी दुनिया ही एक दूसरे से शुरू होनी चाहिए और ख़त्म होनी चाहिए। मैं नहीं कहूँगी कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं करती, लेकिन मैंने ये शादी सिर्फ सुकून के लिए नहीं की थी, क्योंकि उसके लिए शादी करती तो शायद खुद के साथ या आपके साथ गलत होता। सुकून से बहुत प्यार करती हूँ मैं, लेकिन मैं एक ऐसा रिश्ता नहीं चाहती जो सिर्फ एक जिम्मेदारी का हो। इस शादी से ना चाहते हुए भी कुछ उम्मीदें थी मुझे, जो पहले ही दिन आपने अच्छे से तोड़ दी। लेकिन फिर भी दिल में कहीं ना कहीं कुछ था, लेकिन अब सब खत्म हो गया। सुकून से प्यार मैं आज भी करती हूँ, लेकिन अब आपके साथ इस शादी में नहीं रह पाऊंगी। मैं आज ही इस घर से जा रही हूँ। तो रोका किसने है? उठाओ अपना सामान और बाहर दफा हो जाओ, करण ने एक्सप्रेशन लेस होकर कहा। और सिया बस उसे देखती रह गई। करण की इतने ज्यादा पत्थर दिल होने की उम्मीद उसे नहीं थी, पर जहाँ बाकी सब उम्मीदें टूटी, वहां इस उम्मीद में बचा ही क्या था। करण उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ? चौंक क्यों गई? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाऊंगा, तुमसे माफी मांगूंगा? क्यों? सॉरी बीबी, मुझे माफ कर दो। आइंदा मैं कभी किसी लड़की के पास नहीं जाऊंगा, सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। डोंट यू डेयर टू थिंक दैट। अपने ये ख्याली पुलाव कहीं और जाकर पकाना। करण सिंघानिया को झुकाने की औकात किसी की नहीं है, और तुम्हारी तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें रहना है रहो, जाना है जाओ। आई डोंट गिव ए डैम। नाउ जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम माई साइड। करण ने कहा और वापस ड्रेसिंग की तरफ चला गया। उसने खुद को अच्छे से आईने में देखा और रेडी हुआ, फिर अपना फोन उठाकर रूम से बाहर चला गया। सिया अपनी जगह पर खड़ी उसे देखती ही रह गई।
अब तो वो इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती थी। उसने अपना सूटकेस उठाया और रूम से बाहर आ गई। करण नीचे हॉल में था और उसने सुकून को अपनी गोद में उठाया हुआ था। सिया सूटकेस लेकर नीचे हॉल में आई तो सानिया जी और कबीर जी उसे देखकर हैरान रह गए। सानिया जी उसे देखते ही जल्दी से उसके पास आई और बोली, क्या हुआ बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? सुकून ने भी उसे देखा और करण की गोद से निकलने को हुई, लेकिन करण ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसे देखते हुए बोला, प्रिंसेस, आप पापा के साथ बाहर जाना चाहोगी? पर डैड, सिया कहीं जा रही है क्या? सुकून ने करण से पूछा। करण ने गुस्से से सिया की तरफ देखा और बोला, कोई कहीं भी जाए सुकून, हमेशा ये याद रखना कि किसी के जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सिया सुकून की तरफ ही देख रही थी। वो सुकून की तरफ बढ़ने लगी क्योंकि उसे सुकून को बताना था कि वो उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन अब वह यहाँ नहीं रह सकती। पर जैसे ही सिया ने अपने कदम आगे बढ़ाए, करण सुकून को लेकर दरवाजे की तरफ घूम गया और फिर वहां से चला गया। सिया बस उन दोनों को जाते देखती रह गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। सानिया जी ने उसके आंसुओं को साफ किया और उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ है सिया, तुम रो क्यों रही हो? करण ने कुछ कहा तो मुझे बताओ, मैं उसे डांटूंगी, लेकिन प्लीज ऐसे हमें छोड़कर मत जाओ। सिया सानिया जी की तरफ देखकर भर्राए गले के साथ बोली, मुझे माफ कर दीजिए आंटी जी, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। पर हुआ क्या है? सानिया जी ने पूछा और आगे बोली, देखो जो भी हुआ है, अगर करण ने तुम्हारा दिल दुखाया है तो उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। प्लीज सुकून के लिए यहाँ पर रुक जाओ। वो बहुत प्यार करती है तुमसे और तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगी। सिया अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए बोली, मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं यहाँ भी नहीं रह पाऊंगी, और अगर रही तो घुट घुट कर रहूंगी। क्या आप मुझे ऐसे घुट घुट कर रहते हुए देखना चाहेंगी? उसकी बात का अब सानिया जी के पास कोई जवाब नहीं था। कबीर जी सिया के पास आए और बोले, मैं जानता हूँ करण ने तुम्हारा दिल दुखाया होगा, लेकिन मेरा यकीन करो, वो दिल का बुरा नहीं है, बस हालात। प्लीज अंकल, मैं कुछ नहीं सुन पाऊंगी, सिया ने कहा तो कबीर जी भी चुप हो गए। सिया ने एक नज़र सुकून के कमरे की तरफ देखा और फिर अपना सूटकेस लेकर बाहर आ गई। करण और सुकून बाहर कहीं भी नहीं थे। सिया को अभी भी एक उम्मीद थी कि शायद करण को अपनी गलती का एहसास होगा और वो उसे रोकेगा, लेकिन नहीं, करण से कोई उम्मीद करना ही बेकार था। सानिया जी और कबीर जी उसे जाते हुए देख रहे थे और सिया अपना सूटकेस लेकर द डिवाइन विला से लेकर बाहर आ गई। बाहर आकर उसने एक ऑटो लिया और आश्रम चली गई। वहीं दूसरी तरफ करण कार ड्राइव कर रहा था। उसके साथ वाली सीट पर सुकून बैठी हुई आइसक्रीम खा रही थी। करण गाड़ी चलाते हुए मन ही मन बोला, बहुत दावे करती थी ना तुम कि सुकून तुम्हारे लिए यह है वो है। नो इट, जितनी मासूम तुम बनती हो उतनी हो नहीं। सुकून के बहाने तुम मेरे करीब आना चाहती थी, लेकिन करण सिंघानिया के करीब आना इतना आसान नहीं, और सुकून को मैं किसी की सीढ़ी बनने नहीं दूंगा। मेरी सुकून को तुम्हारी जरूरत बिल्कुल नहीं है। आश्रम के बाहर आकर ऑटो रुका और सिया ऑटो से बाहर आई। उसकी आंखों में अभी भी नमी थी। पैसे देकर उसने ऑटो वाले को भेजा और फिर आश्रम के अंदर आई। ये आश्रम स्पेशली उन बच्चों के लिए था जो या तो शारीरिक रूप से विकलांग थे या फिर जिन्हें उनके माँ बाप छोड़ देते थे। सिया को देखते ही गार्डन में खेल रहे बच्चे उसके पास भागे आए और जो चल नहीं पा रहे थे वो भी किसी न किसी तरह उसके पास पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। सभी बच्चों को खिलखिलाकर अपने पास आते देख सिया के आंसू अपने आप ही बंद हो गए। वो नीचे जमीन पर बैठी और देखते ही देखते सारे बच्चों ने उसे घेर लिया। हरीश जी, जो उस आश्रम के प्रबंधक थे, उन्होंने सिया को दूर से ही देखा और उसे सूटकेस के साथ आते देख उन्हें कुछ ठीक नहीं लगा, लेकिन फिलहाल उन्होंने कुछ नहीं कहा और मुस्कुराकर उसके पास आए। उन्हें देखते हुए सिया ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। हरीश जी ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा और उसका हालचाल पूछा। सिया, सिया, प्लीज हमारे साथ खेलो ना, तुम्हें पता है हम तुम्हें कितना मिस कर रहे थे। एक लड़के ने सिया की ड्रेस को खींचते हुए कहा। सिया ने मुस्कुराते उस लड़के की तरफ देखा और वापस नीचे जमीन पर बैठते हुए बोली, हमने भी तुम्हें बहुत मिस किया मानव। मानव ने मुंह बनाया और बोला, नहीं, तुम हमें बिल्कुल मिस नहीं करती। अगर करती होती तो सुकून के साथ हमेशा हमेशा के लिए नहीं जाती। सुकून का नाम सुनकर सिया को सुकून की याद और भी ज्यादा आने लगी। उसकी आंखें एक बार फिर से भर आईं। उसने झट से मानव को गले लगा लिया और बोली, पर अब मैं सुकून के साथ नहीं हूं ना, अब तो उसे मेरी याद आ रही होगी। सिया, तुम रो रही हो? मानव ने उससे अलग होकर
उसके गालों पर लुढ़कते हुए आंसुओं को देखकर कहा। सिया ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और फिर हल्का सा झूठी मुस्कुराकर बोली, नहीं तो मैं क्यों रोऊंगी? मैं तो तुम सबको देखकर खुश हूँ। चलो बताओ मुझे क्या खेलना है, अब वही खेलेंगे। हरीश जी जो सिया को देख रहे थे वो उसकी तरफ देखते हुए बोले, पर मुझे लगता है तुम्हें थोड़ी देर आराम करना चाहिए। सिया जाओ तुम अंदर चलो, बच्चों को मैं संभालता हूँ। सिया अपनी आंखों को साफ करते हुए बोली, नहीं काका, आराम की जरूरत नहीं है मुझे। मुझे बस इन बच्चों के साथ थोड़ा वक्त बिताने दीजिए। कहते उसने मानव के सिर को सहलाया तो हरीश जी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और वहां से चले गए। जाते जाते उन्होंने गहरी सांस ली और मन ही मन बोले, मेरा दिल क्यों बेचैन हो रहा है? कहीं जो मैं सोच रहा हूँ वही तो नहीं हो गया? कहीं जिस बात का मुझे डर था वही बात तो नहीं हो रही? बोलते हुए उन्होंने पीछे मुड़कर देखा जहां पर सिया गार्डन में बैठी थी और सभी बच्चे उसके आसपास घूम रहे थे। सिया ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और एक एक बच्चा जाकर उसे छू रहा था और उस बच्चे के छूने पर सिया उस बच्चे का नाम बता रही थी। सभी बच्चे उसके गलत नाम बताने पर खिलखिलाकर हंसते और सिया भी उनकी हंसी की आवाज़ सुनकर मुस्कुरा रही थी। उसने वह वक्त याद किया जब सिया सिर्फ 4 साल की थी और कोई उसे इस आश्रम के बाहर छोड़ गया था। तब से ही सिया इस आश्रम में पली बड़ी थी। वो बहुत ही ज्यादा सिंपल लड़की थी जिसके ना कोई बड़े ख्वाब थे और ना ही ख्वाहिशें। बस वो एक अच्छी जिंदगी जीना चाहती थी। जब सानिया जी और कबीर जी करण के लिए उसका रिश्ता मांगने आए तो सबसे पहले हरीश जी ने उन्हें मना कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सिया की शादी करण सिंघानिया से हो। भले ही करण सिंघानिया आश्रम के लिए बहुत ज्यादा डोनेशन देता था, लेकिन वो उसकी शख्सियत के बारे में जानते थे। उन्होंने जितना करण के बारे में सुना था और उसे जाना था, उससे उन्हें इतना तो यकीन था कि वो सीधा साधा बिल्कुल नहीं है और सिया की शादी वो किसी ऐसे शख्स से करना ही नहीं चाहते थे जिसकी जिंदगी पहले ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो। कुछ देर उसे यूं ही देखते रहने के बाद हरीश जी वहां से चले गए। वहीं दूसरी तरफ द डिवाइन मिला। शाम का वक्त करण सुकून को लेकर वापस आ चुका था। वो सुबह से ही सुकून को लेकर गया हुआ था। उसने पहले सुकून को आइसक्रीम खिलाई और फिर उसे मॉल लेकर गया, जहाँ पर सुकून ने बहुत सारे गेम्स खेले और अब वो थकी हुई घर पर आई। करण उसे लेकर घर के अंदर आया। हॉल में ही सानिया जी और कबीर जी दोनों थे। सुकून जल्दी से उनके पास गई और उनसे बोली, आपको पता है दादू दादी, आज मैंने बहुत एंजॉय किया। पापा मुझे बहुत सारे गेम्स खिलवाने लेकर गए थे, लेकिन मैंने वहां पर सिया को बहुत मिस किया। अब मैं जब भी वहां जाऊंगी तो सिया को लेकर जाऊंगी। ओहो, मुझे यह सब सिया को बताना है। मैं जाती हूँ उसके पास। कहते हुए वो सीढ़ियों की तरफ जाने लगी ताकि ऊपर करण और सिया के कमरे में जा सके, लेकिन सानिया जी ने उसे रोका और बोली, अभी सिया आराम कर रही है, आप उससे थोड़ी देर बाद मिलना। पहले आप भी थोड़ा आराम करो, आप थक गई होंगी ना। कहते हुए उन्होंने सुकून को अपनी गोद में उठा लिया था। सुकून ने मुंह बनाया और बोली, पर दादी, मुझे सिया से मिलना है। उसे बताना है कि आज मैंने क्या क्या किया और उसे कितना मिस किया। उसकी बात सुनकर सानिया जी ने करण की तरफ देखा, जो वहीं पर फोन चलाते हुए खड़ा था। उसे देखते हुए उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने सुकून के गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, ठीक है, आप बस आधा घंटा आराम करो, उसके बाद आप सिया से मिल लेना। कहते हुए उन्होंने एक मेड की तरफ देखा और फिर उसे बुलाकर सुकून को उसे दे दिया और उसे सुलाने के लिए कहा। वो मेड सुकून को लेकर वहां से चली गई तो सानिया जी जाकर करण के सामने खड़ी हुई और उसे गुस्से से देखने लगी। करण ने अपनी नजरें फोन से उठाकर उनकी तरफ देखा और अपनी आईब्रो ऊपर उठाते हुए बोला, क्या? सानिया जी गुस्से से बोली, क्या कहा तुमने सिया से? करण एक्सप्रेशन लेस होकर उनसे बोला, वो लड़की मेरे लिए इतनी मायने नहीं रखती कि मेरे शब्द उस पर खर्च हों, और अगर आपको फिर भी कुछ जानना है तो आप जाकर उसी से पूछिए। बोलकर करण वहां से जाने लगा। सानिया जी ने उसके आगे जाकर उसे रोका और उसे देखते हुए बोली, सिया घर पर नहीं है। करण उनकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, तो फिर बात ही खत्म। वो जब से इस घर में आई थी तब से प्रॉब्लम ही हो रही थी, अब वो खत्म तो प्रॉब्लम भी खत्म। बोलते हुए करण एक बार फिर से जाने लगा, लेकिन सानिया जी गुस्से से कांपते हुए बोली, वो प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारी बीवी है करण, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर कोई बात थी तो बैठकर सॉल्व करो। शादी हुई है तुम्हारी उसके साथ, तुम उसके साथ इस तरह से बर्ताव कैसे कर सकते हो कि वो घर छोड़कर ही चली जाए?
क्या तुमने कभी सुकून के बारे में सोचा है? कैसे वो छोटी सी बच्ची सिया के बारे में पूछ रही है, और अगर उसे सिया नहीं मिली तो? उनकी बात सुनकर करण ने अब गुस्से से कांपते हुए उनकी तरफ देखा और चिल्लाकर बोला, तो क्या? उसे गुस्से में देखकर सानिया जी भी एक पल के लिए सहम गई। करण अब एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, मेरी प्रिंसेस को किसी के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिया आई थी क्योंकि उसे लेकर आ गया था। उसके आने से कोई फर्क नहीं पड़ा तो उसके जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी बच्ची लोगों के बिना जीना बहुत अच्छी तरह से जानती है, और वह तो उसकी जिंदगी में कोई एग्जिस्टिंग ही नहीं रखती। तो आप लोग भी फालतू का ड्रामा करना बंद कीजिए और मुझे और मेरी प्रिंसेस को चैन से जीने दीजिए। कबीर जी आगे आए और करण की तरफ देखकर गुस्से से बोले, ये तुम किस तरह की बात कर रहे हो अपनी मॉम से? करण ने एक्सप्रेशन लेस होकर उन्हें देखा और बोले, मेरा यही तरीका है। अगर आपको पसंद आता है तो ठीक है, नहीं पसंद आता है तो मेरे से बात करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। बोलकर वो वहाँ से चला गया। सानिया जी और कबीर जी बस उसे जाते देखते रह गए। वहीं दूसरी तरफ सुकून अपने कमरे में थी। मैड ने उसे सुला दिया था, लेकिन उस मैड के जाते ही सुकून ने अपनी आंखें खोली और अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। आंखों में बेहद चमक और होंठों पर मुस्कुराहट लिए वो बोली, मुझे तब तक नींद नहीं आएगी जब तक मैं सिया को सब कुछ बता नहीं दूंगी। मेरे छोटे से टमी में बड़ा बड़ा पेन होने लगेगा, इसलिए मैं जल्दी से सिया के पास जाती हूँ। बोलते हुए वो रूम से बाहर आई और सिया के कमरे की तरफ बढ़ गई। सुकून सिया के कमरे में आई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसका चेहरा मायूस हो गया, क्योंकि सामने सिया नहीं थी। पर फिर भी वो अंदर आई और पूरे कमरे में सिया को ढूंढा। उसने बाथरूम में भी चेक किया और हर जगह पर सिया सिया पुकारते हुए उसे ढूंढती रही, लेकिन सिया उसे कहीं भी नजर नहीं आई। तो वो कमरे से बाहर आई। उसने सीढ़ियों की तरफ जाकर नीचे हॉल में देखा, जहाँ उसे सानिया जी और कबीर जी दिखाई दे रहे थे, लेकिन सिया कहीं नजर नहीं आ रही थी। वो सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आई और सानिया जी को देखते हुए बोली, दादी मुझे सिया से बात करनी है, वो कहाँ है? सानिया जी कुछ कहती उससे पहले ही उसके चेहरे पर चमक आ गई और वो मुस्कुराकर बोली, ओहो, अब समझी मैं। पक्का वो मेरे लिए पैनकेक बना रही होगी और मेरे लिए सरप्राइज है। तभी आप मुझे सिया के पास जाने नहीं दे रहे थे, है ना? पर मैं तो उनका प्लान फेल कर दूंगी। बोलकर वो जल्दी से किचन की तरफ भाग गई। सानिया जी भी उनके पीछे पीछे गईं, लेकिन सुकून अपने लंगड़ाते हुए पैर के साथ ही बड़ी तेजी से भाग रही थी। अचानक ही सानिया जी के कदम रुक गए, क्योंकि सुकून नीचे जमीन पर गिर गई। उसे भागने के लिए मना किया गया था, लेकिन फिर भी वो भाग रही थी। शायद इसीलिए उसके पैर लड़खड़ा गए। सानिया जी की आंखों में नमी आ गई। सुकून के दिल में सिया के लिए जो प्यार था, उसके सामने उसे अपनी तकलीफ दिखाई नहीं देती थी। ऐसे में उसे संभालना बेहद मुश्किल होने वाला था। अपने आंसू साफ कर वो सुकून की तरफ बढ़ गई, लेकिन तब तक सुकून अपनी जगह से खड़ी हो गई थी और एक बार फिर से किचन की तरफ भाग गई थी। के दरवाजे पर आते ही सुकून ने अपने कदम धीमे धीमे कर दिए, ताकि उसके कदमों की आहट सिया को सुनाई ना दे। लेकिन अंदर आकर भी जब उसे सिया कहीं दिखाई नहीं दी, तो वो अपने मायूस चेहरे से इधर उधर देखने लगी। तब तक सानिया जी भी उसके पास पहुंच चुकी थी। उन्होंने उसे अपनी गोद में उठाया और बोली, मैंने आपको आराम करने के लिए कहा था ना सुकून, तो आप नीचे क्यों आई? सुकून मासूमियत से बोली, क्योंकि मुझे सिया से मिलना था, पर वो पता नहीं कहाँ गायब है। कहीं किसी एंजल ने मेरी सिया को गायब तो नहीं कर दिया? सानिया जी ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और प्यार से बोली, वो जल्दी वापस आ जाएगी सुकून, आप जल्दी। पर वो कहाँ गई दादी? मेरी सिया ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, तो फिर वो कैसे जा सकती है? नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। मेरी सिया प्रॉमिस ब्रेक नहीं करती। आप झूठ बोल रही हैं। कहते हुए वो उनकी गोद से उतरने की कोशिश करने लगी। उसकी हालत देखकर सानिया जी का मन और भी ज्यादा उदास होने लगा। कबीर जी ने भी सुकून को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसे संभालना मुश्किल हो रहा था। वो जबरदस्ती सानिया जी की गोद से उतर गई और पूरे घर में भाग भाग कर सिया सिया आवाज लगाने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे और पैर लगातार लड़खड़ा रहे थे। वो पूरी तरह से थक चुकी थी और रोने से लगातार भागने की वजह से उसकी सांसें भी हाँफ रही थी। वो थककर नीचे गिर गई और रोते हुए बोली, प्लीज सिया सामने आ जाओ, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस, तुम जो कहोगी मैं वो बात मानूंगी। तुम जितने गिलास मुझे दूध पिलाओगी मैं पी लूंगी। खाना भी अच्छे से खाऊंगी, शरारतें भी नहीं करूंगी, अच्छी बच्ची बनकर रहूंगी
पर प्लीज मेरे पास आ जाओ। तुम्हारे बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। बोलते हुए वो सिसक रही थी। उसे रोते और सिसकते हुए देखकर सानिया जी की आंखों से भी आंसू नहीं रुक रहे थे। वहीं कबीर जी का दिल भी कांप रहा था। वो जल्दी से सुकून की तरफ भागे, क्योंकि अब सुकून की आंखें बंद होती जा रही थीं और वो पूरी तरह से जमीन पर लुढ़कती जा रही थी। उन्होंने जल्दी से उसे अपनी गोद में उठाया और उसके कमरे में लेकर चले गए। कुछ देर बाद डॉक्टर वहां पर आए और उन्होंने उसका चेकअप किया। कबीर जी और सानिया जी वहीं पर थे, लेकिन करण वहां पर नहीं था। पर कबीर जी ने करण को फोन कर दिया था। कुछ ही देर में करण भी बेचैन होते हुए वहां आया। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। आते ही वो सुकून के पास आया और उसे देखते हुए उसकी धड़कन बढ़ गई। सुकून का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने उसके सिर पर अपना हाथ रखा और डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ मेरी प्रिंसेस को? डॉक्टर ने जवाब दिया, इन्हें बहुत ज़्यादा तेज फीवर है। दवाइयाँ मैंने दे दी हैं, लेकिन इनका ध्यान रखिए, इतना ज़्यादा फीवर सही नहीं है। जिस तरह से सुकून की फिजिकल हिस्ट्री रही है, आपको इनका थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। करण ने उसके माथे पर अपना हाथ रखा। उसका तपता हुआ माथा करण के हाथ को भी जला रहा था। उसका दिल तड़प उठा था सुकून को यूं देखकर। डॉक्टर वहां से चले गए तो सानिया जी नाराजगी से करण की तरफ देखते हुए बोली, मैंने कहा था ना तुमसे, रोक लो सिया को। सुकून उसके बिना नहीं रह पाएगी। अब देखो तुम उसकी हालत। क्या तुम्हें अपनी बच्ची पर तरस नहीं आता? क्या तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी बच्ची से भी बढ़कर हो गया? बोलते हुए सानिया जी का गुस्सा भी बढ़ चुका था। कर्ण ने पलटकर उनकी तरफ देखा और बेहद शांत लहजे में बोला, प्लीज कमरे से बाहर चले जाइए। मेरी प्रिंसेस की तबीयत खराब है और आप लोग उसे और ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। कबीर जी, जो जब से करण को देख रहे थे, वो गुस्से में बोले, अभी भी तुम अपनी जिद पर अड़े हो और हमारी बात नहीं मान रहे। जाओ जाकर सिया को लेकर आओ, ताकि सुकून की तबीयत ठीक हो सके। तुमने सुना ना, अभी अभी डॉक्टर ने क्या कहा? सुकून के लिए फीवर होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर उसे कुछ हो गया तो? उनकी बात सुनकर करण अपनी जगह से खड़ा हुआ और गुस्से से कांपते हुए उन्हें देखने लगा। उसे देखकर कबीर जी बोलते बोलते चुप हो गए। करण एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, मेरी प्रिंसेस को किसी के बिना कुछ नहीं होगा। उसे सिर्फ फीवर है और अब उसके डैड आ गए हैं तो वो फीवर भी चला जाएगा। उसे और किसी की जरूरत नहीं है, माँ की जरूरत है उसे। तानिया जी रोते हुए बोली। उनकी बात सुनकर कर्ण कुछ पल उन्हें देखता रहा और फिर हंसने लगा। कुछ पल वो यूं ही हंसता रहा और फिर रुककर उनकी तरफ देखकर व्यंग और नाराजगी के मिले जुले भाव से बोला, जब एक 6 महीने की बच्ची बिना माँ के रह सकती है, तो अब तो मेरी प्रिंसेस बड़ी होने लगी है। धीरे धीरे वो सब समझ जाएगी और अब उसे ना ही माँ की जरूरत है और ना ही सौतेली माँ की। उसके पास उसके डैड है। बोलते हुए वो सानिया जी और कबीर जी दोनों के पास आया और फिर उन दोनों का हाथ पकड़ लिया। वो दोनों ही एकदम से चौंक गए। करण उन दोनों का हाथ पकड़कर उन्हें दरवाजे की तरफ लेकर गया और फिर उन्हें बाहर की तरफ खड़ा कर दरवाजा बंद कर दिया। वो दोनों बस उसे देखते ही रह गए। सानिया जी ने दरवाजा बजाने की कोशिश की, लेकिन कबीर जी ने उनका हाथ रोक दिया और फिर उन्हें वहां से लेकर चले गए। करण ने दरवाजा बंद किया और गुस्से से कांपते हुए कमरे के अंदर आया। इस वक्त उसके चेहरे की नसें तनी हुई थी, आंखें गुस्से से बेहद लाल थी और जबड़े कसे हुए थे। उसने अपनी पॉकेट में से अपना फोन निकाला और मौलिक को फोन किया। जैसे ही मौलिक ने कॉल रिसीव किया, करण उससे कुछ बात कर रहा था। सामने से मौलिक उसकी बात सुनकर हैरान था, पर जब करण ने कुछ कहा तो उसे करना तो था ही। उसने ओके बोलकर फोन काट दिया। करण ने अपने फोन की तरफ देखा और बोला, सिया सिया सिया, हेट दिस गर्ल। इसकी वजह से मेरी प्रिंसेस की यह हालत है ना। अब तुम देखती जाओ सिया, अगर तुम्हें अपने सामने गिड़गिड़ाने पर मजबूर नहीं कर दिया तो मैं भी करण सिंगानिया नहीं। वहीं दूसरी तरफ हरीश जी सिया के सामने बैठे थे। सारे बच्चे सो चुके थे और अम्मा जो उन बच्चों का ध्यान रखती थी वो भी सो चुकी थी। सिया बिल्कुल शांत थी और उसका चेहरा भी एकदम एक्सप्रेशन लेस था। हरीश जी ने उसे देखते हुए सवाल किया, सिया बच्चे, तुम कम से कम मुझे तो बताओ, आखिर बात क्या है? उनके सवाल पर सिया ने नजर उठाकर उन्हें देखा और बोली, क्या मैं यहाँ पर नहीं रह सकती काका? हरीश जी कुछ बोलने को हुए, लेकिन उससे पहले ही वहां पर रखा हुआ लैंडलाइन बजा और सिया फोन उठाने के लिए जाने लगी। लेकिन हरीश जी ने उसे इशारा कर रोका और खुद फोन उठाने गए। जैसे ही हरीश जी ने फोन उठाया, सामने से कुछ ऐसी बातें कही गईं जिसे सुनकर उनके चेहरे पर न सिर्फ हैरानी भरे भाव थे, बल्कि उनका हाथ भी उनके सीने पर आ चुका था। उन्हें दर्द महसूस हो रहा था और उनकी आंखों में नमी भर रही थी।
सिया अपनी ही बातें सोचती हुई ख्यालों में खोई हुई थी और तभी अचानक से उसे एक जोरदार आवाज सुनाई दी और वो ख्यालों से बाहर आई। उसने हरीश जी की तरफ देखा जो अपने सीने पर अपना हाथ रख नीचे जमीन पर गिर चुके थे और दर्द से तड़प रहे थे। लैंडलाइन वहां पर लटका हुआ था। हरीश जी को जमीन पर गिरे हुए देख सिया एकदम हैरान रह गई। उसकी चीख निकल गई और वह पूरी तरह कांपने लगी थी। जल्दी से वो अपनी जगह खड़ी हुई और उनकी तरफ भागी और उन्हें संभालने की कोशिश की। उसकी चीख सुनकर अम्मा भी जाग गईं और वहां पर आईं। हरीश जी को ऐसी हालत में देखकर वो भी एकदम दंग रह गई थी। जल्दी एम्बुलेंस को फोन किया गया और हरीश जी को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर सिया तेज कदमों के साथ इधर उधर हो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और अम्मा उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अम्मा खुद इतनी ज्यादा परेशान थी कि सिया को भी वो क्या ही संभालती। इमरजेंसी वार्ड से डॉक्टर बाहर आए और सिया जल्दी से उनकी तरफ भागी। डॉक्टर ने उसे बताया कि हरीश जी को मेजर हार्ट अटैक आया है और जल्द से जल्द उनका पूरा ट्रीटमेंट करना होगा, वरना उनकी जान चली जाएगी। सिया की आंखों में आंसू और भी ज्यादा तेजी से बहने लगे। उसने जल्दी से अपने आंसुओं को साफ किया और डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोली, ठीक है, आपको उनका जो भी ट्रीटमेंट करना है कीजिए, लेकिन काका को कुछ भी नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने उसे सांत्वना दी और जल्दी से जल्द ट्रीटमेंट शुरू करने को कहा। अपनी टीम के साथ केबिन में चले गए। क्योंकि हरीश जी का नाम एक बहुत बड़े आश्रम के साथ जुड़ा हुआ था, तो पैसे की कोई चिंता ही नहीं थी। इसलिए डॉक्टर ने सिया से पैसों को लेकर कुछ नहीं कहा। डॉक्टर अपने केबिन में अपनी टीम के साथ उनके ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि टेबल पर रखा हुआ उनका फोन बजा। करण सिंघानिया नाम देखकर डॉक्टर थोड़ा हैरान हुए, पर ज्यादा ना सोचते हुए उन्होंने जल्दी से कॉल रिसीव किया। पर सामने से जो करण ने कहा उसे सुनकर डॉक्टर का गला सूखने लगा। उसके चेहरे के होश उड़ गए थे। कुछ देर बाद उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट किया और अपनी टीम की तरफ देखा। काकी माँ सिया को संभालने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोली, तुम ज्यादा परेशान मत हो, हरीश जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर उनका जल्द से जल्द वो अभी बोल ही रही थी कि एक नर्स आकर सिया के सामने खड़ी हो गई। उस नर्स के हाथों में एक फाइल थी। सिया सवालिया नजरों से उस नर्स को देख रही थी। नर्स ने वो फाइल सिया की तरफ बढ़ाई और बोली, आप इस फाइल पर साइन कर दीजिए और 5 लाख रुपए काउंटर पर जमा करवा दीजिए ताकि आप पेशेंट का इलाज करवा सकें। उस नर्स की बात सुनकर सिया एकदम से हैरान हो गई। वो परेशान होते हुए बोली, 5 लाख रुपए? नर्स ने अपना सिर हाँ में हिलाया और बोली, जी 5 लाख रुपए। बाकी का अमाउंट आप ऑपरेशन के बाद भी दे सकते हैं, पर फिलहाल आपको 5 लाख रुपए जमा करवाने पड़ेंगे। सिया रोते हुए बोली, पर काका तो आश्रम के। नर्स ने उनकी बात बीच में ही काट कर कहा, सॉरी पेशेंट चाहे कोई भी हो, हर चीज का एक प्रोसेस होता है। आप जल्दी से जल्द पेमेंट जमा करवा दीजिए और ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। बोलकर वो नर्स वहां से चली गई और सिया बस उसे जाते हुए देखती रह गई। वो जल्दी से उसके पीछे भागी और डॉक्टर से मिलने की बात कही, लेकिन नर्स ने उसे डॉक्टर के पास जाने से मना कर दिया। पर जब सिया ज्यादा जिद करने लगी तो वो उसे डॉक्टर के पास ले गई, लेकिन डॉक्टर ने भी वही जवाब दिया जो उस नर्स ने कहा कि बिना पैसों के ट्रीटमेंट शुरू नहीं हो सकता। सिया रोते रोते ही हंसने लगी और बोली, वहां पर काका की जान जा रही है और आप लोगों को पैसों की पड़ी है, कैसे लोग हैं आप? डॉक्टर ने उसे देखते हुए कहा, देखिए अगर आपको ट्रीटमेंट करवाना है तो ठीक है, वरना आप उन्हें किसी और हॉस्पिटल में लेकर जा सकते हैं। बोलकर डॉक्टर खुद वहां से चले गए और सिया वहां पर खड़ी रह गई। वो हरीश जी को कहीं और पर लेकर जाने का सोच भी नहीं सकती थी। उनकी तबीयत को देखते हुए अब वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वो केबिन से बाहर आई और काकी के पास आकर पैसों के बारे में पूछा, लेकिन काकी ने साफ मना कर दिया क्योंकि आश्रम के जो पैसे आते थे वो वहीं पर साथ के साथ खर्च हो जाते थे। कभी भी किसी ने एक पैसा भी अपने पास नहीं रखा। कभी भी आश्रम में पैसों का गलत इस्तेमाल नहीं हुआ। उनकी बात सुनकर जिया खुद को और भी ज्यादा बेबस महसूस कर रही थी। वो सोचने लगी कि इस वक्त वो किससे मदद मांग सकती है, लेकिन जब वो किसी को ज्यादा जानती ही नहीं थी तो मदद किससे मांगती। उसे कबीर जी और सानिया जी का ख्याल आया तो उसके चेहरे पर खुशी झलक उठी और वो काकी माँ को हरीश जी का ध्यान रखने का बोलकर वहां से बाहर आ गई। लेकिन अभी उसने अस्पताल से बाहर कदम ही रखा था कि उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकी। वो इस गाड़ी को पहचानती थी। एक पल के लिए उसकी धड़कन रुक गई और वो अपनी जगह पर खड़ी रह गई।
पर फिर कुछ पल बाद उस गाड़ी और उसमें बैठे शख्स को नजरअंदाज कर वह वहां से जाने लगी। अभी उसने कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे पीछे की तरफ खींच लिया। सिया हैरानी से करण को देखते हुए बोली, छोड़िए मुझे। लेकिन करण ने उसका हाथ बेहद कसकर पकड़ा हुआ था और उसका सिया का हाथ छोड़ने का इरादा बिल्कुल भी नहीं था। सिया ने अपना हाथ छुड़वाने की पूरी कोशिश की, लेकिन करण उसे लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ा और फिर दरवाजा खोलकर उसे गाड़ी के अंदर धकेल दिया। सिया एकदम हैरान रह गई। वो बाहर आती उससे पहले ही करण ने दरवाजा बंद किया और जल्दी से आकर ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी वहां से निकल गई। सिया करण की तरफ देखते हुए बोली, दूसरों को बदतमीजी का पाठ आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, लेकिन आप शायद आपने ये पाठ कभी नहीं पढ़ा। पढ़ते भी कैसे? कुछ ज्यादा ही बिजी रहते हैं ना आप। बीवियों वाले टोंट, हाँ। नाइस, वेरी नाइस। करण ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखते हुए कहा। उसकी नज़र खुद पर पकड़ सिया ने अपनी नज़रें उस पर से हटा ली और बोली, देखिए मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती। इस वक्त मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ और आप मेरी परेशानी और मत बढ़ाइए। आप जैसा चाहते हैं वैसा मैंने कर दिया। उसकी बात सुनते हुए करण हंसा और बोला, अभी कहाँ? अभी तो जो मैं चाहता हूँ वो होना बाकी है। उसकी बात सुनकर सिया ने दोबारा उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा नॉर्मल बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसे देखते ही ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है और अब तक उसके साथ रहते हुए वह इतना तो समझ ही चुकी थी कि करण एक नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। उसकी सोच, उसकी समझ बहुत अलग है। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन प्लीज गाड़ी से नीचे उतारिए। हरीश काका को मेरी ज़रूरत है। अभी वो बोल ही रही थी कि उनकी गाड़ी एक झटके से रुकी। सिया ने नजर घुमाकर देखा तो वो लोग एक फार्म हाउस की पार्किंग एरिया में आकर रुके थे। करण अपनी सीट से बाहर आया और सिया की तरफ जाकर उसकी साइड का दरवाजा खोला। सिया खुद बाहर निकलती उससे पहले ही करण ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे खींचकर बाहर निकाला, जिससे सिया सीधा उसके ऊपर आकर गिरी। लेकिन करण ने अपना हाथ आगे कर उसे खुद पर गिरने से रोक दिया और सिया मुश्किल से संभलती हुई अपनी जगह पर खड़ी हुई। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से करण को देख रही थी। करण ने एक बार फिर से उसका हाथ पकड़ा और उसे फार्म हाउस के अंदर लेकर गया। सिया उससे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली, आखिर आप चाहते क्या हो? मैंने वही किया जो आप चाहते थे। आप मुझे अपने घर में नहीं चाहते थे तो मैं वहां से आ गई। अब आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? आखिर चाहते क्या हैं आप? करण ने एक झटके से उसे छोड़ा। सिया उसकी तरफ देख रही थी और करण ने टेबल पर रखा हुआ रिमोट उठाया और सामने टीवी को ऑन किया। सिया को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करण करना क्या चाहता है। अभी उसने सामने टीवी की तरफ नहीं देखा था, लेकिन जब उसने टीवी की आवाज़ सुनी तो उसका चेहरा खुद ब खुद टीवी की तरफ घूम गया। दुआ अनाथ आश्रम में हुआ बड़ा घोटाला। करीबन 50 लाख का घपला सामने आया, जिसे करने वाले हैं उस आश्रम के प्रबंधक हरीश वर्मा जी। क्या है सच्चाई? क्या दुनिया के सामने नेक दिल इंसान बनने वाले हरीश वर्मा जी के हैं दो चेहरे? एक जिसे वो दुनिया के सामने रखते हैं और दूसरा वो जो बेहद लालची और घटिया। सिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी एकदम से वो टीवी बंद हो गया और सिया एकदम सुन्न अपनी जगह पर खड़ी रही। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर करण के चेहरे पर एक ल्यूसीफर स्माइल आ गई थी। वो उसे देखते हुए बोला, अच्छा, कैसे लोग हैं ना दुनिया में, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और। उसकी बात सुनकर सिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी नजरें खुद पर पाकर करण के चेहरे पर वो लूसीफर स्माइल और भी ज्यादा लंबी हो गई और वो उसके थोड़े करीब होकर बोला, लेकिन करण सिंघानिया का एक ही चेहरा है। बैड, वेरी बैड। बोलते हुए उसकी आवाज और भी ज्यादा गहरी हो गई। करण की बात सुनकर सिया एकदम से सुन्न हो गई थी। करण का हरीश जी की वो वीडियो दिखाना जो शायद किसी न्यूज़ चैनल की लग रही थी, उस पर से हरीश जी के ऊपर लगे इल्जाम, हरीश जी की खराब तबीयत। सिया एकदम पागल हो चुकी थी। उसका दिमाग एकदम बंद हो चुका था। वो करण की तरफ देखते हुए बोली, आपने किया ये सब? बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। करण मुस्कुराया और बोला, पता नहीं मैंने किया या नहीं किया, लेकिन तुम ये जान लो कि करण सिंघानिया की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। बोलते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एटीट्यूड से भरे हुए थे। सिया की आंखों से आंसू और भी ज्यादा तेज हो गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि करण ऐसा भी कुछ कर सकता है। उसकी एक साइड ये भी होगी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, कैसे कैसे कर सकते हैं ये आप? और क्यों किया आपने ये सब?
करण उसके इर्द गिर्द घूमते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं इतना फ्री हूँ कि कुछ भी करूँगा? नो लिटिल कैट, नो। लेकिन अगर मैंने कुछ किया तो उसका एक रीज़न जरूर होगा, और शायद वो रीज़न ही तुम्हारे सवाल का जवाब है। अब उसकी बात सुनकर सिया को गुस्सा आ गया। भले ही वो कमजोर पड़ रही थी, लेकिन उसका गुस्सा भी इस वक्त बहुत ज्यादा था। उसने करण की तरफ अपना चेहरा घुमाया और अगले ही पल उसकी शर्ट के कॉलर को पकड़ते हुए बोली, कितने घटिया इंसान हैं आप। कैसे आप ये सब कर सकते हैं? आपको शर्म नहीं आई? एक इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक आश्रम को दे दी, आज आपकी वजह से वो अस्पताल में अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, और आप उसके नाम के साथ इतना घटिया खेल खेल रहे हैं। आप, आखिर आप इंसान भी हैं या नहीं? मैंने तो सोचा था कि आप एक अच्छे पति नहीं, लेकिन आपने तो साबित कर दिया कि आप इंसान भी अच्छे नहीं हैं। वो बोल रही थी और करण अपनी आग सी जलती हुई नजरों के साथ उसे देख रहा था। उसका चेहरा पूरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसने सिया की कलाइयों पर अपने हाथ रखकर उसके हाथों को अपने ऊपर से हटाया और अगले ही पल उसकी दोनों कलाइयों को मरोड़ते हुए उसकी पीठ से लगा दिया। सिया की एक आह निकल गई। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। करण गुस्से से कांपते हुए उससे बोला, किसी की औकात नहीं मुझे मेरी इजाजत के बिना छू सके, और तुमने तो इतनी बड़ी बदतमीजी कर दी। इसका अंजाम सोच भी सकती हो क्या होगा? बोलते उसके चेहरे के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा खतरनाक हो चुके थे, जिससे अब सिया को डर लगने लगा था। उसने खुद पर कंट्रोल किया और एक गहरी सांस लेकर करण की तरफ देखते हुए बोली, देखिए, अगर ये सब कुछ आपने मेरी वजह से किया है तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे नहीं पता अब आपको मुझसे किस बात की नाराजगी है, लेकिन प्लीज हरीश काका के साथ ऐसा कुछ मत कीजिए। मैं उन्हें नहीं खो सकती। वो मेरे लिए, मेरे। करण हंसा और बोला, तुम्हारे लिए कोई क्या है और क्या नहीं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है लिटिल कैट। मुझे तो सिर्फ मुझसे मतलब है। तुमने जो गलती की है, मुझे तो सिर्फ उसकी सजा देनी थी। अब उसकी सजा किसको और कितनी मिली, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। सिया सवालिया नजरों से उसे देख रही थी। उसे करण की बातों का मतलब ही समझ नहीं आ रहा था। वो नमी भरी आंखों के साथ बोली, लेकिन मेरी गलती क्या है? आप मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते थे, वो शादी को नहीं मानते थे, मेरा आपके पास रहना भी आपको अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने आपकी बात मान ली। आपका घर छोड़कर मैं वापस आश्रम में आ गई। तो फिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आपको उस रिश्ते से आज़ादी चाहिए थी ना, तो मैंने कर दिया आपको आज़ाद। अब आपको और क्या चाहिए? और वैसे भी आपको इन सब चीज़ों से क्या ही फर्क पड़ता है? आपके पास तो वो सब है जो आप चाहते हैं। आप जिसके साथ चाहे उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं। आपको जिसके साथ रहना है आप उसके साथ रह। बोलते बोलते ही वो चुप हो गई और करण पर से अपनी नजरें हटा ली। उसकी बात सुनकर करण के चेहरे पर एक लुसिफर स्माइल आ गई। उसने सिया की कमर पर अपने हाथ रखे और उसे पीछे की तरफ ले जाते हुए दीवार से लगा दिया। सिया एकदम सहम गई। उसकी धड़कनों ने रफ्तार पकड़ ली थी। वो बड़ी बड़ी आंखों से करण को देखने लगी थी। करण चेहरे पर लुसिफर स्माइल लिए अभी भी उसे देख रहा था, लेकिन अभी अचानक उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदले। वो सिया की गर्दन पर झुका। उसकी गर्म सांसें सिया को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थीं। सिया ने अभी अपने हाथ करण की कमर पर रख दिए। उसका गला सूखने लगा था। करण को अपने इतने करीब महसूस कर उसे एक अलग सी बेचैनी हो रही थी। अपनी पीठ पर सिया के हाथ महसूस कर करण के चेहरे पर भी एक डेंजरस स्माइल थी। वो अपने होठों को बिल्कुल उसकी गर्दन के करीब कर बोला, वाह लिटिल गर्ल, तो तुम्हें इस बात का बुरा लगा कि मैं किसी और के करीब जाता हूँ? तुम्हारे होते हुए भी मैं अपना वक्त किसी और को देता हूँ। तो मेरा इंतजार करती हो और मेरी रातें किसी और के साथ होती हैं। करण बोल रहा था और सिया उसके होठों को अपनी गर्दन पर महसूस कर रही थी। वो हार्ड लिप्स उसकी सॉफ्ट गर्दन पर भी टच होते तो सिया को एक करंट सा महसूस होता। बताओ ना लिटिल कैट, क्या तुम्हें सच में मेरा किसी और के पास जाना अच्छा नहीं लगता? करण बड़ी मदोसी भरी आवाज में बोला। सिया ने अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को कंट्रोल किया और उसकी सर को अपनी मुट्ठी में कसते हुए बोली, प्लीज मुझे छोड़िए। न जाने क्यों करण के इस टच से उसे बहुत अलग महसूस हो रहा था। जो चीज वो फील नहीं करना चाहती थी, उसे वो सब फील हो रहा था। करण अपने होठों को एक बार फिर से उसकी गर्दन पर टच करते हुए बोला, क्यों लिटिल कैट, क्यों मैं तुमसे दूर हो जाऊं? क्या मेरा तुम्हारे पास आना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? सिया धीमी सी आवाज में बोली, प्लीज मुझसे दूर। अभी वो बोल ही रही थी कि करण ने पूरी तरह से उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए।
सिया एकदम से कांप उठी। उसकी पूरी बॉडी में एक सिरन सी दौड़ गई। उसके हाथ करण की पीठ पर और भी ज्यादा कस गए और करण ने अपने होंठ उसकी गर्दन पर से हटाने की बजाय उसकी गर्दन पर किस करना शुरू कर दिया। वो उसे एक लव बाइट दे रहा था जिसकी वजह से सिया को दर्द भी हो रहा था और उसकी आंखें भी निकल रही थी। वो सिमट सी रही थी। अचानक ही करण उससे अलग हुआ और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, पहले मुझे शक था तुम्हारे इरादों पर, लेकिन अब तो यकीन हो गया। सिया एकदम हैरान रह गई। उसकी धड़कन इतनी ज्यादा बढ़ी हुई थी कि वो अभी भी उन्हें शांत नहीं कर पा रही थी। करण उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब मुझे समझ में आया लिटिल कैट कि तुम क्या चाहती हो। सिया और भी ज्यादा सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। करण एक बार फिर से उसके करीब हुआ और उसकी गर्दन पर झुककर बड़ी ही डेंजरस वॉइस में बोला, यू वांट मी लिटिल कैट। बोलकर करण उसके ऊपर से हट गया। सिया उसकी तरफ देखती ही रह गई। उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसके साथ हुआ क्या। वो खुद को संभाल क्यों नहीं पाई। करण तिरछा मुस्कुराया और बोला, लेकिन लिटिल कैट तुम्हारी ये चाहत कभी पूरी नहीं होगी। क्या कहा था तुमने मुझसे कि तुम मुझे छोड़कर चली गई। नो लिटिल कैट नो। कोई करण सिंघानिया को छोड़कर नहीं जा सकता। करण सिंघानिया खुद लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल कर फेंक देता है और तुम्हारे साथ भी वही होगा। सिया अभी भी हैरानी से उसे देख रही थी। करण ने अब अपने कदम पीछे की तरफ लेने शुरू कर दिए और जाकर आराम से सोफे पर बैठ गया। उसकी बातें और हरकतें तो सिया को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसे डॉक्टर की बातें जरूर बार बार याद आ रही थी। उसे जल्दी से जल्दी पैसों का अरेंजमेंट करना था। कुछ सोचते हुए उसने अपने कदम आगे बढ़ाए कि तभी करण ने टेबल पर रखी हुई एक फाइल सीधा उसके पैरों की तरफ फेंकी और बोला, यह है डाइवोर्स पेपर। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।